हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स हो रहे थे उसमें लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को आपने एंजॉय किया। उसके बाद लेक्चर 3 को भी आपने देखा, जिसके तहत जो मेरा टॉपिक था वो बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक था। तो बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक में आपने बेसिक जो चीज़ें होती हैं कि जो बायोटेक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो जैव प्रौद्योगिकी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो थे कि जीन क्या है, ठीक, जीन अरेंजमेंट क्या होता है, रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ठीक। और साथ में बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसी चीज़ों को आपने प्रीवियस लेक्चर में जो है लर्न किया, समझा, उसके बारीकियों को समझा। और उसी के क्रम में जो आज का जो लेक्चर है, जो कि चौथा लेक्चर होगा, वो होगा कोर बायोटेक का, मतलब बायोटेक कहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में दो आप चीज़ें देखते हो। पहला होता है बायो और टेक्नोलॉजी, और इसको हिंदी में कहेंगे जैव और प्रौद्योगिकी, यानी बायोलॉजिकल मटेरियल को आप टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ करके और किस तरीके से नए नए प्रोडक्ट्स का जो है प्रोडक्शन करते हैं लैब में। जो है जैसे कि आप विटामिन्स की बात कर लें, एंजाइम्स की बात कर लें, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात कर लें, ठीक, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की बात कर लें, विटामिन्स की बात कर लें, वैक्सीन्स की बात कर लें, तो ये सभी जितनी चीज़ें जो होती हैं बायोलॉजिकल मटेरियल से ही तैयार होती हैं। तो याद रखिए, इसी के क्रम में आप देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस का मतलब क्या होता है कि जो नेचर में प्रदत्त है, जो चीज़ें जो नेचर से मिल रही हैं, उनको आप जो है इंजीनियरिंग साइंस से जब इंटीग्रेट करते हो तो ये क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। यानी बायोलॉजिकल मटेरियल्स को यूज करके और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के द्वारा एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन की बात करें, जो कि आप डायबिटिक पेशेंट के केस में आप देखते होंगे कि उसमें अल्फा इंसुलिन, ठीक है, और इस तरीके से और भी चीज़ें। तो इंसुलिन का जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो क्या है, बायोटेक्नोलॉजिकल फॉर्मेशन के थ्रू या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के थ्रू आप देखोगे कि इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे कोर आपने क्या समझा, इंटीग्रेशन मतलब जुड़ाव ऑफ नेचुरल साइंस थ्रू द इंजीनियरिंग साइंस इज कॉल्ड एज द बायोटेक्नोलॉजी। अब इसी क्रम में आप देखोगे नेक्स्ट जो पार्ट है, बायोलॉजिकल मटेरियल इंटीग्रेशन थ्रू टेक्नोलॉजिकल एंड अप्लाइड आस्पेक्ट विथ प्रॉपर रिसर्च, मतलब प्रॉपर रिसर्च के द्वारा जो चीज़ें की जाएं और जिसके तहत क्या हो कि बायोलॉजिकल मटेरियल को जो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के द्वारा, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए जाएं, परिवर्तन किए जाएं, साथ साथ कुछ डिजायरेबल चीज़ों को शामिल किया जाए, अनडिजायरेबल चीज़ों को एग्जिट कर दिया जाए। तो इन सभी प्रोसेस के थ्रू प्रॉपर रिसर्च एंड इनोवेशन के द्वारा जो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है वो क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। अब इस क्रम में आप देखोगे कि बायोटेक्नोलॉजी की बात आती है कि ओरिजिन कहाँ से हुआ। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी की अगर ओरिजिन की हम बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी की जो ओरिजिन है लगभग ये 1970 के दशक में हुआ था, ठीक, 1970 के दशक में हुआ था। और इस पे दो साइंटिस्टों ने काम किया था, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बेयर। इन्होंने जो है इस पे काफ़ी काम किया। तो इस क्रम से अब उन्होंने किसका यूज किया, आगे जा करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके नए नए प्रोडक्ट्स का निर्माण कराया। अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में हमने डीएनए रेप्लिकेशंस के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, जीनोम, ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटियोम के बारे में स्टडी किया, उसी क्रम में जो टर्म है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है कि दो डीएनए को जोड़ करके एक नया डीएनए प्रारूप बनाना, वो क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक। अब जैसे कि आप देखोगे कि एक होस्ट डीएनए मान लो और एक क्या हो, फॉरेन डीएनए। तो आप होस्ट डीएनए में कुछ तब्दीली करना चाहते हो, उसके जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, तो इसी के थ्रू जब होस्ट डीएनए में फॉरेन डीएनए का इंटीग्रेशन होगा और उस इंटीग्रेशन के फॉर्मेशन के फलस्वरूप जो एक नया प्रोडक्ट का निर्माण होगा, वही क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहलाएगा। यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो नया प्रोडक्ट बनेगा, जो वो आप उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं, उसमें जैसे हो सकता है कि प्रोटीन्स बन सकती है, ठीक है, और भी कई तरीके के, जैसे आपने जितने भी जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में सुना होगा, ट्रांसजेनिक प्लांट के बारे में, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में,
ठीक है, क्लोनिंग के बारे में, ये सभी जो प्रक्रिया जो होती है ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू होती है। तो इस क्रम में आप देखोगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके टू मेक प्रोटीन, और उसी में ह्यूमन इंसुलिन या अदर थेरेपीज कल्चर्ड सेल का मतलब क्या हो गया कि टिश्यू कल्चर के माध्यम से भी क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में आपने समझा कि किस तरीके से बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज करके और उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू जोड़ करके और एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाए और ह्यूमन वेलफेयर के तत्वाधान एक बेहतर काम किया जा सके। तो इसके लिए जो है जो जरूरी जो चीज़ें हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड अदर एसोसिएटेड कंपोनेंट की बात कर लें। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी आप जो पढ़ रहे हो ये क्या मतलब नया टर्म है? नहीं दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, ये बहुत पहले से चली आ रही हैं हमारे समाज में। जैसे कि पहले हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उस समय से ही वो क्या करते थे कि अच्छे नस्ल के जो है एनिमल्स का चुनाव करते थे, ठीक, घोड़ों का चुनाव करते थे, मतलब ऐसे गाय भैंस इन सब का चुनाव करते थे कि जो अच्छा जो है प्रोडक्ट दे सके, दूध दे सके, ठीक। या और भी तरीके के आपने डेयरी उद्योग बहुत पहले भी देखा होगा, ठीक है, बहुत पहले से चला आ रहा था। बस इसमें क्या किया गया कि नए खोजों के द्वारा लगभग 1970 के दशक से आप देख रहे हो जो शुरुआत मानी जाती है बायोटेक की, तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी लाई गई। तो जो चीज़ें हैं आप देखोगे कि ये सब चीज़ें पहले भी हुआ करती थी, पहले भी मतलब जो है हमारे समाज में मौजूद थी। जो हमारे एक तरीके से हिस्टोरिकल जो साइंस का बैकग्राउंड था उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बस क्या है, उसका स्वरूप आज के डेट में बदला है, चीज़ें जो है और थोड़ी टेक्नोलॉजी बदल गई है जिससे वो चीज़ें आपको नई दिखनी शुरू हो गई हैं। अब उस क्रम में हम देखेंगे उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के, बायोटेक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। तो दोस्तों इसी के क्रम में आप देखोगे कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है बायोटेक का, तो उसके बताने के पहले एक चीज़ बताऊंगा कि इंडिया में आज के डेट में, इंडिया में भी देख सकते हो, ग्लोबल लेवल पे भी देख सकते हो कि जेनटेक एक ऐसी कंपनी जो कि बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करती है, ठीक। तो इसको आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके पीटी वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भी ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आपको बायोटेक से रिलेटेड, इसमें आप इस पूरे प्रक्रिया को, पूरे प्रोसेस को ढंग से पढ़िएगा, नोट करिएगा, और इससे आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस अलग अलग आयोगों में पीटी के माध्यम से, मेंस के माध्यम से, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंटरव्यू में बहुत से अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे कि आगे आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे, जैसे जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में, ठीक है, ट्रांसजेनिक क्रॉप के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में, डीएमएच के बारे में, ठीक है, डीएमएच मस्टर्ड के बारे में। तो ये सभी जो चीज़ें जो होंगी आपसे पूछी जाएंगी। तो जब तक इसका आपको बेसिक रूट्स पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। याद रखिएगा, इस पूरे प्रक्रिया में मैं सिर्फ आपको इससे इंट्रोडक्टरी पार्ट से ही बस परिचित कराऊंगा, क्योंकि इसके जो टेक्नोलॉजिकल वाला जो पार्ट है, टेक्नोलॉजी वाला जो पार्ट है, बहुत ज़्यादा जो डीप में, जो कि कोर बायोलॉजी के लड़कों को या लड़कों को समझ में आएगा, वो चीज़ें मैं बताने से थोड़ा सा स्किप करूंगा, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। यानी यूपीएससी के रेलेवेंस को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी चीज़ें बताई जाएंगी कि क्या इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या इसके यूजेज हैं, कहाँ तक ये सही है, कहाँ तक गलत है, ठीक। और थोड़ी बहुत बस टेक्नोलॉजी को आपको बताते हुए इसको हर पार्ट्स को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो इसी क्रम में आप देखोगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में बायोटेक का, तो पहला है फर्मेंटेशन। मतलब शुरू से फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती थी। फर्मेंटेशन का प्रोसेस वो होता है जिसमें नॉर्मल ग्लूकोज को क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशंस में रख करके और अल्कोहल का निर्माण किया जाए, तो ये होता है फर्मेंटेशन की प्रोसेस। तो इससे क्या होते थे, बहुत से इंडस्ट्रियल केमिकल तैयार किए जाते थे, वाइन तैयार की जाती थी, ठीक। और आपने जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में देखोगे तो पहले भी जो वाइन वगैरह बनती थी, देसी शराब वगैरह बनती थी, तो उन सब में भी क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस यूज किया जाता था। अब उसमें क्या करते थे, फलों को ले लेते थे, फलों को लेकर के उसको प्रॉपर इस फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करके तमाम तरीके के जो है प्रोडक्ट्स बनाते थे, वाइन्स बनाते थे, विनेगर बनाते थे और भी चीज़ें बनाते थे, ठीक है। और साथ में कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल भी तैयार होते थे, और उसका रिलेवेंस आज की डेट में भी इसका यूज फर्मेंटेशन का यूज होता है। बहुत सी मेडिसिन को भी बनाने में इसका यूज होता है। उसके बाद से हम देखेंगे प्री हिस्टोरिक टाइम में कि इजिप्टियन, जो इजिप्ट के लोग थे, ठीक, यानी मिस्र के लोग, और
IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन की यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनमें आप देखोगे कि एग्री एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन का जो केस हुआ करता था। आप देखते थे कि एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंस लेवल पे करते थे, और साथ में एनिमल डोमेस्टिकेशन मतलब पशुपालन का काम आप देखते होंगे। तो वो क्या करते थे, तो उस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोडक्ट्स निकलते थे, एनिमल प्रोडक्ट्स जो है, तो उसको जो है उस समय भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस हुआ करती थी, जिसके माध्यम से क्या होता था कि एनिमल प्रोडक्ट से, जैसे गाय के अगर हम बात कर लें तो उससे क्या दूध का निर्माण होता था, दही का निर्माण होता था, जो है चीज़ का निर्माण होता था, पनीर का निर्माण होता था। तो ये सभी चीज़ें उस समय भी चली आ रही थी, जिसमें आप लोकल लेवल पे बायोटेक का आप एप्लीकेशन देख सकते हो। उसके बाद से अगर हम बात करें वैक्सीन की बात करें, याद रखिएगा दोस्तों, वैक्सीन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, आज की डेट में भी, क्योंकि आज का समय जो चल रहा है वो कोरोना का समय चल रहा है, यानी कोरोना संक्रमण का जो कि पैंडेमिक डिजीज है, इस पे चल रहा है, इस पे वैक्सीन की बात चल रही है। यानी वैक्सीन का काम क्या होता है? वैक्सीन का काम बिल्कुल वही होता है कि आपके शरीर को इम्यूनाइज करना, और इम्यूनाइज करते हुए जो है पर्टिकुलर वायरस से लड़ने की स्ट्रेंथ प्रदान करना, यही वैक्सीन का वर्क होता है। तो इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीज के अंदर इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना। तो इस वैक्सीन के आखिर कैसे डेवलप होता है, एक इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, यही जो आपको पढ़ना होगा आगे जा करके वैक्सीन टेक्नोलॉजी में, तो ये भी आपको आगे बताई जाएगी। तो ये सभी चीज़ें भी वैक्सीन उस समय भी, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी आप देखोगे निर्माण होता था, बस तरीके अलग अलग थे। ठीक, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो इम्प्रूव नहीं थी, लेकिन उस समय में भी आपने अलग अलग, जैसे जो हिस्ट्री वाले सेक्शन में पढ़ोगे कि चरक संहिता में इस तरीके से इलाज होता था, इस तरीके से सर्जरी होती थी, मतलब तो वो सभी चीज़ें आप देख सकते हो कि वैक्सीन का भी डेवलपमेंट उस समय भी होता था। ठीक, उसके बाद से ईस्ट की अगर हम बात करें, ईस्ट क्या है? एक फंगाई है जो सैक्रोमाइसिस सेरेबेसिस से निकाला जाता है। ठीक, और इसमें आप देखोगे कि इजिप्टियन और सुमेरियन लोग क्या करते थे, इससे वाइन बनाते थे। ठीक है, ब्रेड बनाते थे। ठीक, तो वाइन बनाते थे, ब्रेड बनाते थे, किस प्रोसेस का यूज करके? फर्मेंटेशन प्रोसेस का यूज करके बनाते थे। तो याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उस समय भी रोल हुआ करता था। इसके बाद से वाइन की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कि मेसोपोटामियन जो लोग थे वाइन का भी प्रोडक्शन करते थे, किससे? जो है अलग अलग मेथड्स का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके। इसके बाद से ग्रीक पीपुल की अगर हम बात करें तो ग्रीक पीपुल क्रॉप रोटेशन की बात करना, तो क्रॉप रोटेशन में लोग काफ़ी माहिर थे। तो ये भी जो प्रोसेस था वो भी बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही था। इसके बाद से हम बात करें ममीफिकेशन की बात करें। ममीफिकेशन का मतलब क्या है कि आप देखोगे कि इजिप्ट वगैरह में क्या होता था कि लाशों को जो है कुछ मटेरियल से रैप करके, यानी लपेट करके जो है उसको, लाशों को बहुत लंबे समय तक रखा जाता था। ठीक, यानी एक तरीके से स्पाइसेस का भी यूज कह सकते हो। तो उस कुछ केमिकल्स जिसके माध्यम से इसको, लाशों को बहुत लंबे समय तक रखा जाता था। तो ये भी जो प्रोसेस था, एक इसके प्रोसेस तो था बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस के थ्रू ही था। इसके बाद से आप देखोगे डेयरी जो इंडस्ट्रीज में मैं पहले बता चुका हूँ, बायोफार्मा इंडस्ट्रीज में, फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्रीज जितनी होती हैं उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके क्या करते हैं कि जो मेडिसिन तैयार की जाती हैं, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके मेडिसिन तैयार की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके तैयार की जाती है, प्रोटीन इंजीनियरिंग का यूज करके तैयार की जाती है, और भी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके काफ़ी बड़े लेवल पर वैक्सीन्स का निर्माण करना, मेडिसिन का निर्माण करना, तो ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके बाद से करंटली आप जो देख रहे हो सिचुएशन, उसमें आप जीएमओ पे देख रहे हो, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप पे काफ़ी वर्क हो रहा है इसी बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। थेरापेटिक्स में भी इसका यूज हो रहा है डिजीज को क्योर करने में। उसके बाद से बायो रेमिडिएशन में आप देखते हो कि बायो रेमिडिएशन यानी बायोलॉजिकल मटेरियल्स का यूज करके किस तरीके से टॉक्सिसिटी को कम किया जाए। ठीक, तो इसका यूज करने में, फिर वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज के मैनेजमेंट में जो है, यानी बायोटेक्नोलॉजी का यूज आपके लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत बड़े लेवल से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आपने इसका पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, और दूसरा पार्ट आपने जो देखा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाले पार्ट को देखा। अब हम इसके आगे वाले पार्ट्स में बताएंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो कि आपको पढ़नी होंगी, और उसी के अकॉर्डिंगली इसके जो लेक्चर्स होंगे या जो इसके प्रोसेस होंगे आगे बढ़ती चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कि बायोटेक के ब्रांचेज के बारे में हम बात करेंगे कि बायोटेक के कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। तो ये ब्रांचेज जो है बेसिकली ये 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला है ब्लू बायोटेक, दूसरा है ग्रीन बायोटेक, तीसरा व्हाइट बायोटेक और चौथा है रेड बायोटेक।
ठीक, ऐसा आप डिफरेंट बुक्स में आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आप याद करने के लिए एक जो है कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हो, RBGW करके है, रेड ब्लू ग्रीन एंड वाइट। ठीक, अब इसके बाद से आप जो है आप देखोगे कि अब इसको एक एक करके हम बताएंगे कि ब्लू बायोटेक क्या है। ब्लू बायोटेक का मतलब क्या है कि मरीन एंड वाटर बॉर्न ऑर्गेनिज्म है। मरीन और वाटर बॉर्न का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ब्लू से ही मतलब है कि ये जिससे रिलेटेड होगा वो वाटर बॉडी से रिलेटेड होगा, यानी जितने भी सी, ओशन, इन सब में रिवर्स, इन सभी में जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाएं तो वहाँ पे जो सी प्रोडक्ट हैं उनको किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, उनको कैसे डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है। ठीक, और साथ ही साथ उनको जो है किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजिकली उनसे कुछ प्रोस्पेक्टिंग की जाए, मतलब उनसे कुछ प्रोडक्ट्स का प्रॉपर ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज किया जाए। तो ये सभी जो प्रोसेस जो होंगी एक इसके अंतर्गत आएंगी ब्लू बायोटेक। यानी एक एक करके देख लें कि मरीन एंड वाटर बॉर्न ऑर्गेनिज्म जो होंगे ये क्या होंगे, ब्लू बायोटेक के तहत होंगे। दूसरा क्या होगा, सी प्रोडक्ट के बारे में देखोगे कि सी प्रोडक्ट जितने होंगे ये किसमें, ब्लू बायोटेक के अंतर्गत आएंगे। और न्यू इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये भी जो होंगी इसी के तहत, इसमें काफ़ी एक्सप्लोरेशन होंगे, खोज होंगे। इसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल डिजीज, जितने भी हार्मफुल डिजीज जो होंगी उनसे प्रोटेक्शन के लिए ब्लू बायोटेक का यूज किया जाएगा। ठीक, यानी बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स के द्वारा यूज करेंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। ग्रीन का मतलब क्या है, सिंपल आप समझ सकते हो कि वो किससे रिलेटेड है, प्लांट से रिलेटेड है। यानी प्लांट से रिलेटेड जो भी बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस दी जाएं, की जाएं, यानी उनके प्रोडक्ट से कुछ नए प्रोडक्ट्स बनाए जाएं। ठीक, तो ये सभी जो चीज़ें होंगी आपके ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आएंगी। तो याद रखिएगा इसके तहत प्लांट आएगा एक एक करके, जैसे मरीन एंड वाटर बॉर्न ऑर्गेनिज्म मैंने बताया, प्लांट बताया, तो सब याद रखिएगा। आपके पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, पूछा जा सकता है। ऐसे पूछ दिया जाएगा कि ब्लू बायोटेक इज रिलेटेड टू द, किससे रिलेटेड है, तो आप उसको वहाँ पे टिक कर सकते हो। तो इसमें आप देखोगे कि ये प्लांट से रिलेटेड है। अब इसमें क्या ये होगा, इसमें कौन कौन सा बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस होंगे, एक एक करके देखते हैं। होगा क्या, पहला टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी एंड टेस्ट। ऐसा क्या कर दिया जाए बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस के द्वारा कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी भी चेंज हो जाए, मतलब उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, मतलब न्यूट्रिशन रिच जो मैनेजमेंट हो, और उसके साथ साथ टेस्ट में भी कुछ अंतर ना दिखे। तो ऐसा करने के लिए क्या होगा कि प्लांट का जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उसमें कुछ चेंजिंग लानी होगी, यानी उसके जो नाइट्रोजिनस बेसिस होंगी, जैसे कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, जो भी आपने देखा होगा, तो इन सब की व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करना होगा। और ये जो व्यवस्था जो परिवर्तित होगी किसके माध्यम से होगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक, तो ये आप देख सकते हो। दूसरा क्या है, नीड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो क्या जरूरत पड़ेगी उसके लिए, मतलब इसके न्यूट्रिशनल क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन, यानी जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने होंगे। इसके बाद से क्या होगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग में कुछ के माध्यम से इसको करना होगा, या जीन जेनेटिक मैनिपुलेशन के माध्यम से करना होगा, या इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू करना होगा। ठीक, तो ये जो होंगे पूरे प्रोसेस जो होंगे जीन टेक के तहत आएंगे। और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जीएमओ बोलते हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। यानी इसमें करना क्या है कि जैसे मान लो एक प्लांट का जीन ए है, ठीक, प्लांट के जीन को कुछ इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड इस तरीके से व्यवस्था है, और यहाँ पे एक कोई फॉरेन मतलब डीएनए है जिसको आप इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ से कुछ कट कर लिया और यहाँ से कुछ कट कर लिया और दोनों को मिला करके एक जगह एक नया प्रोडक्ट बना दिया। तो यही कहलाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि आपके अगले सेक्शन में बहुत डिटेल में बताया जाएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इसके यूजेज क्या है। ठीक, तो इस क्रम में आप देखोगे अगला आपका एक ग्रीन रिवोल्यूशन की बात करें। जैसा कि 70 के दशक में, 1970 के दशक में, 60-70 के दशक में आपने देखा होगा कि जो है MS स्वामीनाथन के द्वारा जो है एक प्रोग्राम चलाया गया ग्रीन रिवोल्यूशन करके। तो ग्रीन रिवोल्यूशन क्या मतलब क्या था कि चारों तरफ जो है प्रोडक्शन हो, ठीक, विशेषकर खाद्यान्नों का। तो उसमें आपने देखा कि जो नदन पार्ट था जो कंट्री का, यानी पंजाब और एसोसिएटेड जो एरियाज थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हुआ, गेहूं का प्रोडक्शन बढ़ा, देख सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें परिवर्तित हुई किसके माध्यम से, तो उसमें क्या किया गया था कि
बेटर जो है हाइब्रिड सीड का यूज किया गया था, एग्रोकेमिकल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से किए गए थे, मतलब खाद का प्रॉपर इरिगेशन टेक्निक्स का मदद लिया गया था। तो इस तरीके से फूड प्रोडक्शन में काफ़ी परिवर्तन आया। लेकिन अगर जो यही व्यवस्था, तो उसमें एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिली कि बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का दोहन हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद का प्रयोग किया गया, जिससे क्या हुआ कि ज़मीन जो थी यानी सॉइल जो थी वो एसिडिफाई हो गई, और एक तरीके से क्या हो गया कि वाटर लेवल भी बहुत नीचे चलता चला गया। तो जितना इम्पैक्ट मिलना चाहिए फार्मर्स को, उसका एडवर्स इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया, और प्रोडक्शन धीरे धीरे कुछ समय के बाद घटनी शुरू हो गई। ठीक, तो इस चीज़ों को मैनेज करने के लिए क्या हुआ, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ मूवमेंट हुआ और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन की तरफ मूवमेंट हुआ। वो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन क्या था, जीएमओ प्लांट के तहत था, यानी जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के तहत था। यानी इसके तहत क्या किया गया कि प्लांट का, माइक्रोब्स का, ठीक है, और भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, फंगाई का, इन सभी जो है माइक्रो लेवल के जो ऑर्गेनिजम्स थे, इनका यूज करके कुछ उनकी प्लांट की जेनेटिक डाइवर्सिटी में कुछ चेंजिंग ला करके, उसको जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करके क्या किया गया, कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए गए जो कि न्यूट्रिशनल रिच हों, क्वालिटी रिच हों, टेस्ट में अच्छे हों, साथ में उनकी सस्टेनेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो। तो ये सभी जो चीज़ें थी मतलब उसके तहत किए गए। ठीक, तो ये पूरी व्यवस्था क्या कहलाई, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब बात करते हैं इसी के क्रम में कि जीन मॉडिफिकेशन होता कैसे है, जीन मॉडिफिकेशन के क्या फायदे हुए। जीन मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है कि जीन में जो पर्टिकुलर तब्दीली की गई, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा होगा, एक होस्ट डीएनए है, ठीक, प्लांट का ही मान सकते हैं, और एक फॉरेन डीएनए, दोनों को इंटीग्रेट किया गया, ऐसे एक हाइब्रिड डीएनए बनाया गया थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो उसी जीन मॉडिफिकेशन के तहत क्या क्या मेन फीचर्स आए, तो उसको मैं एक एक करके बताऊंगा। और इसको याद रखिएगा, ये जो फीचर्स मैं बता रहा हूँ आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको लिखना होगा एग्जाम में। तो इसमें पहला क्या है, मेड प्लांट मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, मतलब कुछ जीन व्यवस्था में परिवर्तन कर दी गई, जिससे क्या हुआ कि एबायोटिक स्ट्रेस में काफ़ी वो टॉलरेबल हो गया, जैसे कोल्ड से, ड्रॉट से, मतलब अचानक प्लांट को जब कोल्ड मतलब ठंडा लग जाता है तो उससे भी मतलब जो इल्ड होता है या प्लांट का जो प्रोडक्शन का जो इल्ड होता है वो क्या होता है, कम होने लगता है। तो इन सब, या आप ड्रॉट की सिचुएशंस देखते हो कि कई बार फसल बर्बाद हो जाती है, या और भी मतलब समस्या ने, सूखा की कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ठंडे की प्रॉब्लम है। तो इन सभी व्यवस्थाओं से क्या होगा, अगर जीन व्यवस्था में कुछ परिवर्तन कर दिया जाएगा तो इससे काफ़ी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, हाँ, तो दोस्तों इसका नेक्स्ट वाले जो पार्ट है, इसमें देखिए दूसरा क्या है इसका जीन मॉडिफिकेशन का, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब जो हार्वेस्टिंग कर दी जाती है प्लांट प्रोडक्ट का, तो आपने देखा होगा कि उसमें जो लॉस होते हैं उस लॉस से बच जाते हैं अगर हम जीन मॉडिफिकेशन कर देते हैं। यानी वेस्ट प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में निकलते हैं, और जितने भी गुड प्रोडक्ट जो होते हैं, जैसे कि हम फूड ग्रेन की बात कर लें तो ग्रेन मतलब जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल से प्रोड्यूस होगा, मतलब वो काफ़ी डेवलप्ड होंगे। ठीक, तो ये जो चीज़ें होंगी तो इससे क्या होगा, इल्ड ज़्यादा होगा और लॉस कम होगी। तो इसका एक और फायदा क्या होगा कि अगर जीन मॉडिफिकेशन कर दी जाए तो रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी से बच जाएंगे। दूसरा क्या होगा, रिड्यूस रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इस प्रक्रिया में अगर जो हम जीएमओ क्रॉप्स का यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे केमिकल पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, यानी जो है ऑर्गेनिक मैन्योर की ज़रूरत नहीं है, मतलब तरीके से जो कमर्शियल लेवल पे जो खाद तैयार किए जा रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या है, बायोलॉजिकल मटेरियल्स यानी माइक्रोब्स के द्वारा जो मटेरियल्स हैं, या जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जो मटेरियल है, उन्हीं के माध्यम से क्या होगा, इल्ड भी बढ़ जाएगी। और दूसरा चीज़ क्या होगा कि केमिकल पेस्टिसाइड पे जो होगा रिलायंस होगा, इस पर निर्भरता होगी, वो घटेगी। उसके बाद से देखेंगे इनॉर्मस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मतलब न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होगा, फूड का बढ़ेगा। ठीक, जैसे कि यार हम बात करें कि प्रोविटामिन ए, राइस में प्रोविटामिन ए कैसे बढ़ेगा, इसके माध्यम से कि उसके कुछ जीन व्यवस्था में परिवर्तन कर दी गई, यानी उसके अंदर बीटा कैरोटीन की मात्रा बढ़ा दी गई। तो राइस के जो जीनोम में कंप्लीट जो परिवर्तन आएगा उससे क्या होगा कि एक तो न्यूट्रिशनल क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी टेस्ट भी बढ़ेगी, ठीक, और साथ में आपको देखोगे कि प्रोडक्शंस भी बढ़ेगी। ठीक, तो ये पूरी व्यवस्था कैसे होगी, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा या जीन मॉडिफिकेशंस के द्वारा। ठीक है,
तो ये हो गया। इसके बाद से क्या होगा कि आप देखो, और ये जो व्यवस्था जो बढ़ेगी न्यूट्रिशनल वैल्यू, इसी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने के लिए या इसी का एक टेक्निकल नेम दिया गया फूड फोर्टिफिकेशन। यानी इस पे भी आपका यूपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। यानी क्या है वो, फूड फोर्टिफिकेशन। इसको हम अपने प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ा भी चुके हैं, मतलब आपके हेल्थ वाले इश्यूज में या ऐसे वाले इश्यूज में आपने देखा होगा, तो इसको आप वहां से भी देख सकते हो। तो फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि कुछ ऐसा परिवर्तन कर देना, मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं या जो भी आपके खाद्यान्न प्रोडक्ट्स हैं, ठीक, या आप और भी वेजिटेबल्स की बात कर लो, फ्रूट्स की बात कर लो, इन सब की अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी में कुछ परिवर्तन कर दी जाए, जीन अरेंजमेंट में कुछ परिवर्तन कर दी जाए और उसे एक नया कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जाए कि जो न्यूट्रिशनल रिच हो, ठीक, टेस्ट उसका बहुत बढ़िया हो, तो ये सभी जो प्रोसेस कहलाएगी वो फूड फोर्टिफिकेशन के तहत कहलाएगी। प्रॉपर मिनरल का उसमें समावेश कर दिया जाए, ये क्या होगा, फूड फोर्टिफिकेशन होगा। इसके बाद से आप देखोगे इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट, मतलब ये क्या करेगा कि इफिशियंसी बढ़ा देगा मिनरल्स का, जो प्लांट से जो नेचुरल तरीके से यूज कर रहा है, यानी उसकी कुछ व्यवस्था में से परिवर्तन हो जाएगा। एक सॉइल से जो पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स को क्या करेगा, सक करेगा और उसको एप्रोप्रिएट मतलब मैनर में, यानी एक पर्याप्त मैनर में प्लांट के पार्ट तक पहुंचाएगा और प्रॉपर ग्रोथ को मेंटेन करेगा। तो ये पूरी व्यवस्था आपने देखा, तो ये पांचों पार्ट्स को आपको एग्जाम में लिखने होंगे। इसके बाद से हम देखेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क जो जीएमओ को लेकर के चला था, जो कि फूड क्रॉप को से अलग कमर्शियल क्रॉप था, वो बीटी कॉटन, ठीक। बीटी कॉटन का मतलब क्या था, कॉटन के पौधे में क्या किया गया कि कुछ उसकी जीन व्यवस्था में परिवर्तन की गई, जिससे कि उसके जो है प्रोडक्शन में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये जो व्यवस्था किसके माध्यम से, पहले क्या होता कि कॉटन के जो फ्रूट्स था उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा लग जाते थे। तो कीड़े लगने से क्या होता था कि जो क्या एक तरीके से प्रोडक्शंस जो होती थी कॉटन का, उसमें कमी आ जाती थी। तो इस कमी से बचाने के लिए क्या किया गया कि कुछ बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज किया गया, वो था बीटी, यानी बैसिलस thuringiensis। ये क्या था, एक बैक्टीरियम था। इस बैक्टीरियम का सबसे खास बात क्या था कि ये उस अगर जो इसका ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर प्लांट को दिया जाता था या उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे इस कॉटन का प्रोडक्शन होता था, वहाँ पे इसका एप्लीकेशन कर दिया जाता था। तो एक बीटी क्या करता था कि बैसिलस thuringiensis एक जो है टॉक्सिन्स प्रोटीन प्रोड्यूस करता था, जो कि उस जो कॉटन पे जो बॉल वार्म लगते थे या उसमें जो कीड़े लगते थे, तो उनके गट में जा करके क्या करता था कि जो है उसमें कुछ इनएक्टिव कंडीशन से एक्टिव कंडीशंस में आ जाता था और प्रोटीन एक ऐसा परिवर्तन कर देता था जिससे उनके गलफड़ों में या एक तरीके से कह सको उसके सेल में काफ़ी स्वेलिंग आ जाती थी। और स्वेलिंग आने की वजह से क्या होता है, एक अल्टीमेट अवस्था ऐसी आती थी कि जिसके माध्यम से उस कीड़े का खात्मा हो जाता था, यानी कीड़ा मर जाता था। तो इस पूरे प्रक्रिया में क्या किया गया कि प्लांट पार्ट भी सही रह गया, यानी उसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूसरा चीज़ क्या हो गया कि वो कीड़ा भी मर गया। इस तरीके से आपने देखा कि बीटी कॉटन से प्रोडक्शन बढ़ गई। तो इसको इंडिया में क्या किया गया कि इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है मोन्सांटो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, कंपनी है, जिसके माध्यम से उसके सीड्स मंगाए गए और सीड मंगा करके तमाम जीएम क्रॉप को जो प्रोड्यूस किया गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम जो थी, याद रखिएगा, बीटी कॉटन सिर्फ एक कमर्शियल प्लांट के लिए दी गई, लेकिन आज की डेट में इसका बहुत वल्नरेबल इशू है। ये जो जितने भी फूड आइटम रिलेटेड प्लांट्स हैं, जैसे कि हम जैसे मस्टर्ड की बात कर लें, एग की पोटैटो की बात कर लें या टोमेटो की बात कर लें, तो इन सब में भी इसका एप्लीकेशंस की बात की जा रही है। लेकिन इस पे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वायरमेंटलिस्ट इस पे अपना विरोध जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा ह्यूमन जो जेनेटिक जो डाइवर्सिटी होगी उसमें चेंजमेंट ला देगा, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना कर देगा। तो इसलिए इस पे अभी विचार चल रहा है, ठीक। इसके बाद से इसका अगला जो हम पार्ट है हम देखेंगे व्हाइट बायोटेक का। व्हाइट बायोटेक का सिंपली मतलब बोलेंगे एक इंडस्ट्रियल बायोटेक, मतलब जिससे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यानी याद रखिए कि लिविंग सेल्स जो होती हैं या एंजाइम्स जो होती हैं, उससे क्या हो कि कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं मास लेवल पे। तो इसमें क्या होता है कि बायोटेक्नोलॉजिकल मशीनरी का यूज होता है, जिसमें कि जीन मैनिपुलेशन से लेकर के जीन मॉडिफिकेशन तक की चीज़ें की जाती हैं और प्रॉपर एंजाइम्स
एंजाइम्स तैयार किए जाते हैं। और याद रखिएगा एंजाइम क्या होते हैं, एक नंबर के क्वेश्चन के पूछ दिए जाते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कैटालिस्ट, वैसे बायोलॉजी में एंजाइम का मतलब होता है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्शन रेट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इसके बाद से क्या होता है कि क्रिएट फूड न्यूट्रिएंट, मतलब फूड न्यूट्रिएंट को बढ़ाने में भी ये मदद करेगा व्हाइट बायोटेक। एडवांस एंजाइम बनाने में, फर्मेंटेशन के माध्यम से डिफरेंट विटामिन्स बनाने में, डिफरेंट और भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें बनाने में इसका यूज होगा। और नेक्स्ट अब बच जाता है वो चौथा पार्ट होगा वो रेड बायोटेक्नोलॉजी, जिसको अभी देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, इसी क्रम में आपने देखा कि एक मैंने व्हाइट बायोटेक में एक टर्म भूल गए थे, वो है जीन थेरेपी का था। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है, पहले समझ लीजिए कि जितने भी हेरिडिटरी डिजीज हैं, ठीक, उनका जो है प्रॉपर इलाज किस तरीके से जीन लेवल पे किया जाए, वही कहलाता है जीन थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है इलाज और जीन का मतलब जीन लेवल पे। यानी अगर जो डायबिटिक पेशेंट हो, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित पेशेंट हो, हीमोफीलिया से ग्रसित पेशेंट हो, तो इन सब या अदर जो है जेनेटिक डिजीज हो, उससे रिलेटेड जो पीड़ित पेशेंट हो, तो उनके लिए क्या होगा, जीन थेरेपी के माध्यम से इलाज होगा। और जीन थेरेपी का माध्यम क्या होता है, उसमें भी तमाम जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे कि जीन मॉडिफिकेशंस का हमने पहले बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके, ठीक, और भी तमाम जीनोमिक टेस्ट्स का यूज करके, प्रोटियोम टेस्ट का यूज करके, इन सब के माध्यम से क्या हो कि जीन थेरेपी की जाए, तो ये कहलाता है जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में क्या करते हैं कि एक नॉर्मल जीन को लेकर के भेजा जाता है, मतलब स्वस्थ जीन को, मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट पे, और वहाँ पे क्या होता है कि इसको बाय द माइक्रो अरे टेक्नोलॉजी या और भी जो एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी है, तो इनके माध्यम से क्या होगा कि इस पर्टिकुलर पेशेंट में जो इस तरीके की डिजीज होंगी उनको दूर किया जा सकेगा। तो ये आपका अलग एक टॉपिक होगा जो आगे वाले चैप्टर्स में आएंगे। ठीक, इसके साथ साथ क्या होता है कि व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी में जितने भी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, इन्वायरमेंटल जो है एप्लीकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हों, इन्वायरमेंटल इन्हांसमेंट से रिलेटेड चीज़ें हों, तो ये सभी जो चीज़ें होंगी ये व्हाइट बायोटेक के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद से नेक्स्ट है और लास्ट टॉपिक जो है वो है रेड बायोटेक। इसी को मेडिकल बायोटेक भी बोला जाता है। कभी कभी इस नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। याद रखिएगा इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है, R&D इन हेल्थ केयर एंड मेडिसिन, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ केयर और मेडिसिन में इसका बहुत बड़ा यूज है। इसका बायोटेक में, बायोटेक इक्विपमेंट बनाने में, ठीक है, मशीनरीज बनाने में, या जो है मेडिसिन बनाने में, ठीक, वैक्सीन डेवलपमेंट में, तो ये सभी जो चीज़ें आएंगी इसमें आएंगी, हेल्थ केयर और मेडिसिन में आएंगी। इसके बाद से क्या है, एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज का एक्यूरेट डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, उनका जीनोमिक जो है लेवल पे जो टेस्ट होंगे, प्रोटियोमिक लेवल पे जो टेस्ट होंगे, ये सभी जो चीज़ें आएंगी किसके तहत आएंगी, रेड बायोटेक के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद से जीन थेरेपी व्हाइट बायोटेक में भी आएगा और रेड बायोटेक में भी आएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद से क्या है नेक्स्ट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलाइजा एंजाइम सॉर्बेंट एसे, ठीक है, इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, तो इन सभी का भी जो प्रयोग किसमें किया जाता है, अर्ली डायग्नोसिस में किया जाता है। जैसे कि आपने PCR का यूज अगर आप देखा होगा तो इस समय वर्तमान में जो कि कोरोना के टेस्ट में हो रहा है, उसमें आपने देखा होगा कि RT-PCR का यूज किया गया था। तो आखिर में RT-PCR क्या होता है, PCR की फंक्शनिंग क्या है, ये आपको आगे बताई जाएगी। ठीक, इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स में भी इसका यूज है कि कौन कौन सी ड्रग्स बनाई जाए, कौन सी दवाएं बनाई जाए, कौन सी मेथोलॉजी उसको यूज किया जाए, किस पे क्लिनिकल ट्रायल होगा, कैसे ट्रायल होगा, ये सभी जितनी चीज़ें होंगी वो किसके तहत आएंगी, रेड बायोटेक्नोलॉजी के तहत आएंगी। तो ओवरऑल दोस्तों आज के जो टॉपिक में आपने पूरा समझा होगा कि बायोटेक है क्या, बायोटेक की हिस्ट्री क्या रही है, ठीक, इसके डिफरेंट डायमेंशंस क्या हैं, कितने पार्ट में बटा है और ये किस हद तक ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी है, साथ में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए कितने ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ें आपको ओवरऑल देने का प्रयास किया जिससे कि आप एक बेहतर आंसर लिख सकें और साथ ही साथ अपने पीटी के भी क्वेश्चंस को कर सकें। तो इस क्रम में अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। इसको और डिटेल लेवल पे भी बताया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिटेशंस हैं कि हम इसको इस तरीके से बताएं कि जिसके माध्यम से क्या हो कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो कि साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं उनको भी आसानी से समझ जाए और उतना ही लिख पाए जितना कि एग्जाम के पॉइंट से रिलेवेंट हो।
ठीक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसके टेक्नोलॉजिकल पार्ट में नहीं जाऊंगा कि कैसे कैसे होता है, क्योंकि कोर बायोलॉजी हो जाएगा फिर वो। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल आप उसमें कोई समस्या है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।